5 उपचुनाव और 3 राज्य चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। किसको क्या मिला, कैसे मिला और उससे आगे क्या धारणा आने वाले लोकसभा चुनाव में बनने वाली है, इस बात पर आज चर्चा करनी बहुत अहम हो जाती है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव थे और 5 राज्यों में 6 सीटों पर उपचुनाव थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं पड़ा या यात्रा के प्रभाव का फायदा खुद कांग्रेस को नहीं लेना आया या हुआ कुछ और पर होता हुआ कुछ और दिखाया गया, वो इस वीडियो में आज जान लीजिए। पुणे की कस्बा पेट सीट पर 33 साल भाजपा का कब्जा था। उस गढ़ को ध्वस्त कर कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है। महाराष्ट्र में भाजपा भले ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ सत्ता में है, लेकिन इसके लिए उपचुनाव के नतीजे टेंशन देने वाले। पिछले साल कोल्हापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में उसे हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद नागपुर में शिक्षक एमएलसी सीट पर हार मिली थी और अब पुणे की कस्बा पेट सीट पर। हालांकि भाजपा ने पुणे की चिंचिनवाड़ सीट पर जीत पा ली है। भाजपा और शिवसेना ने कस्बा पेट सीट पर पूरा जोर लगा रखा था, फिर भी हार गई। जानकारों का कहना है कि वहां हिंदुत्व के बजाय स्थानीय मसलों को अगर मुद्दा बनाया जाता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। यानी कि हिंदुत्व का ढोंग महाराष्ट्र में नहीं चला। मोदी साहब को पता होना चाहिए कि जिस हिंदुत्व का बाजा वो उत्तर भारत में बजाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रभावी हिंदुत्व उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वहाँ पहले से ही है। तो क्या महाराष्ट्र से अगले चुनाव में भी हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलेगा? ये तो समय ही बताएगा। पर हिंदू मुस्लिम को परे रखकर जब स्थानीय मुद्दों पर बात आ जाती है तो बीजेपी फिसड्डी साबित होती है, धूल फाकने लगती है। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था, एक भी सीट नहीं मिली थी। पर अब विधानसभा में कांग्रेस का एक विधायक होगा। पश्चिमी बंगाल के सागर दीघी सीट पर 51 साल बाद कांग्रेस ने इस उपचुनाव में जीत दर्ज की है। तमिलनाडु का उपचुनाव भी कांग्रेस ने जीत लिया है। झारखंड का उपचुनाव एक क्षेत्रीय पार्टी ने जीता है। अरुणाचल प्रदेश का उपचुनाव बीजेपी ने जीता है। यानी कि कुल 6 उपचुनाव सीट में 2 बीजेपी ने जीती हैं और 3 कांग्रेस ने जीती है। उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये बड़े राज्य है। बड़े राज्यों में कांग्रेस की 3 सीटों पर उपचुनाव जीत क्या कोई माहौल आने वाले लोकसभा चुनाव में खड़ा करेगी? कहा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर में हुए 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की। इन तीनों राज्यों में तो ये भी नहीं कह सकते कि ध्रुवीकरण के चलते बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे गुजरात हार के बाद कहा था कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की बी टीम बनकर कांग्रेस को सिमटा दिया है, ऐसा भी पूर्वोत्तर में नहीं है। पूर्वोत्तर में यह भी नहीं कह सकते कि ईडी की धौंस दिखाकर कांग्रेस को वहां पर हराया गया, क्योंकि वहां तो क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी वोट बैंक के साथ उभरी हैं। तो वो आखिरकार क्या चीज़ है जिसके चलते बीजेपी ने आज फिर से पूर्वोत्तर में एक बड़ी शक्ति के रूप में आज बीजेपी को वहां पर दिखाया जा रहा है? कौन कितना कमज़ोर हुआ और कौन कितना मजबूत, इसके लिए जानना होगा 2018 वर्सेस 2013 इन दोनों के नतीजों को। सबसे पहले जान लीजिए त्रिपुरा को। त्रिपुरा को हमने लिया है, तो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 2018 के नतीजे। बीजेपी ने यहाँ पर 35 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती थी, सीपीएम ने 16 और आईपीएफटी ने 8। और अब 2023 के नतीजे इसके साइड बाय साइड आप देख लीजिए। बीजेपी 35 से आ गई 32 पर, कांग्रेस 0 से आ गई 3 पर, सीपीआई आ गई 11 पर और एक नई पार्टी जिसने पहली बार चुनाव लड़ा, टीपा मोथा पार्टी, उन्होंने 13 सीट जीती और आईपीएफटी की सीटें घटकर हो गई 1। यानी कि बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान और कांग्रेस को 3 सीटों की बढ़त यहाँ पर हुई है। यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन पहले की बजाय अच्छा रहा, पर क्या इससे संतोष किया जाए? त्रिपुरा में तो कांग्रेस की सरकार बनने के पूरे कयास लगाए जा रहे थे। त्रिपुरा तो ऐसा राज्य है जहाँ कभी कांग्रेस का सिक्का बोलता था, पर आप ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी जिसका नाम टिप्पा मोर्था पार्टी है, उसने पहली बार चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीत ली। हाउस में टोटल सीट 60 हैं। टिप्पा मोथा पार्टी ने चुनाव लड़ा 42 सीट पर, 13 सीटें जीत ली। बाकी जिन सीट पर यह पार्टी हारी वो कितनी बची? 29 सीटें बची।
इन 29 में से 26 सीटें जीती बीजेपी ने और 3 सीटें जीती कांग्रेस ने। एक एनालिसिस किया गया और पाया गया कि लगभग 18 सीटों पर जहां बीजेपी जीती है, वहां वोटों की जीत का अंतर कांग्रेस से तुलना करें तो टीपा मोथा पार्टी की वोट शेयर से कम है। यानी कि अगर टीपा मोथा पार्टी चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती तो ये जो 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, ये कांग्रेस और टीपा मोथा पार्टी के गठबंधन की होती। 13 सीटें जो टीपा मोथा पार्टी ने अलग से अपनी जीती हैं, वो भी इसी गठबंधन को मिलती, और 3 सीटें जो कांग्रेस ने खुद जीते हैं, वो भी इसी कांग्रेस और टीपा मोथा पार्टी की गठबंधन की होती। टोटल किया जाए तो सीट हो गई 36। यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की त्रिपुरा में बनती अगर कांग्रेस अपने पूर्व राज्याध्यक्ष को अपने से टूटकर अलग पार्टी बनाने से रोक पाती, पर कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकी। लिहाजा अब मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में तो टिपरा मोथा पार्टी बैठेगी, कांग्रेस के 3 विधायक सरकार की तरफ बैठे बैठे विधानसभा में देखते रहेंगे। सरकार इन दोनों में से किसी को नहीं मिली, क्योंकि बीजेपी अपनी 32 सीट और एक IPFT टोटल 33 सीट के साथ गठबंधन सरकार फिर से बनाने जा रही है। त्रिपुरा कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अगर प्रद्योत देव वर्मा को कांग्रेस से जाने से रोक पाते, टीपा मोथा पार्टी बनाकर अलग चुनाव लड़ने से रोक पाते, तो त्रिपुरा में कांग्रेस की सरकार आज 1000% होती ही होती। पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। ये सब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को पहले सोचना चाहिए था। अब तो बीजेपी को बनी बनाई सरकार आपने दे दी है, और यकीन मानिए ऐसे ही लूज पॉइंट से हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता निराश होते हैं और पार्टी से टूटकर अलग चल पड़ते हैं। अगर प्रद्योत देव वर्मा की कुछ मांगे थी तो बैठकर उनको कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए था। वो आदिवासियों के लिए मांग कर रहे थे, लिहाजा टिपरालैंड नाम से जो उन्होंने अलग प्रदेश की मांग की है वो पूरा नहीं किया जा सकता, पर बाकी मांगों को मानकर उन्हें रोका जाना चाहिए था। खैर, अब त्रिपुरा का सार ये है कि कांग्रेस ने खुद अपने हाथ से सत्ता छोड़ी और बीजेपी की चाणक्य नीति एक बार फिर त्रिपुरा में बलशाली होकर निकली। अब आ जाइए मेघालय में 59 सीटों पर अब की बार यहाँ चुनाव हुए। 2018 के चुनावी नतीजे आप अपने स्क्रीन पर एक बार नज़र दौड़ाइए। बीजेपी ने जीती थी सिर्फ 2 सीटें, कांग्रेस ने जीती थी 21 सीटें, एनसीपी ने 1, HSPDP ने 2, NPEP ने 19, UDP ने 6, NA ने 5 जीती और इंडिपेंडेंट ने 3 जीती। अब आ जाइए 2023 के चुनाव की तरफ। बीजेपी ने पहली बार की तरह ही 2 सीटें जीती हैं। कांग्रेस की सीटें जो 2018 में 21 जीती थी अब घटकर 5 हो गई है। NPP ने सीट जीती 26, AITC ने 5, HSPDP ने 2, इंडिपेंडेंट ने 2, PDF ने 2, UDP ने 11 और VPP ने 4। यानी बीजेपी की ज़मीन ज्यों की त्यों है। 2 सीट उन्होंने जीती हैं, पहले भी 2 ही जीती थी। NPP के साथ उनका गठजोड़ है, लिहाजा दोबारा सरकार बना सकते हैं। पर कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगी है, सीधा 21 से अब 5। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कलेक्टिव कारण हैं, उन पर चर्चा करेंगे। अब लगे हाथ पहले नागालैंड के परिणाम देख लेते हैं। नागालैंड में भी चुनाव हुए 60 सीटों पर। 2018 में 59 सीटों पर हुए थे, उनके आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी ने जीती 12 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें मिली, NPF को 26, NDPP को 17 और अन्य को 4। 2023 के चुनावी नतीजे भी देख लीजिए। बीजेपी की वहीं जो 2018 में थी 12 सीटें ही, कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली अब की बार भी, JDU को 1, लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान वाली है उनको 2, NPF को 2, NPP को 5, NCP को 7, NDPP को 25, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो अठावले साहब की है उनको 2 सीटें मिली और इंडिपेंडेंट को 4। आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं जो 2023 के विधानसभा के ये आंकड़े हैं। बीजेपी ने अपनी सीटें 5 साल बाद ज्यों की त्यों मेघालय की तरह ही नागालैंड में भी बनाकर रखी हैं। यहाँ अब बीजेपी और NDPP सरकार बना सकते हैं। इनका चुनाव से पहले कुछ गठजोड़ था। कांग्रेस को नागालैंड में न तो 2018 में कोई सीट मिली और ना ही अब की बार 2023 में, लिहाजा स्थिति बहुत खराब रही होगी। कमी साफ तौर पर यहाँ देखी जा सकती है। नीतीश कुमार की JDU 1 सीट यहाँ निकाल लेती है, शरद पवार की NCP 7 सीटें निकाल लेती हैं, ममता बनर्जी की TMC सीटें यहाँ पर निकाल लेती है, लोक जनशक्ति पार्टी 2 सीटें निकाल लेती है, रिपब्लिकन पार्टी 2 सीटें निकाल लेती है। यानी कि वो क्षेत्रीय पार्टियां जिनकी राजनीति का केंद्र बिंदु नॉर्थ ईस्ट से कहीं दूर है, बाहर है, वो भी यहाँ 7-7 सीटें निकाल रही हैं, पर कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिलती है। इसके क्या मायने लगाए जाए
और किसके ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया जाए और क्या आशा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से की जाए। तीनों राज्य की स्थिति अब मैं एक टेबल पर रखकर आपको दिखाऊं तो आप पाओगे कि बीजेपी की सीटें तो त्रिपुरा में 3 कम हुई हैं, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी की स्थिति सेम टू सेम बनी हुई है, यानी कि 2018 और 2023 में जितनी सीटें हैं उनमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। नुकसान तो हुआ है कांग्रेस का। राजनीतिक निपुणता, तीनों राज्यों में चुनाव प्रचार, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ संबंध स्थापित करना, यही वो स्पष्ट तौर पर 3 कारण हैं जिसमें बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ी और कांग्रेस को मिली तो सिर्फ निराशा। राजनीतिक निपुणता की मैं बात करूं तो बीजेपी अकेले भी और गठबंधन के साथ भी लोगों को समझा पाई कि देखो हम ही हैं जो आपका विकास कर सकते हैं। कांग्रेस पर निशाना साधा गया कि कितने सालों तक उनका राज रहा, फिर भी कैसे नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश से अलग थलग रहने पर मजबूर किया गया। और अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सच्चाई ये भी है कि इनके पास पैसा नहीं है। जीएसटी आने के बाद स्टेट के पास तो पैसा वैसे ही कम हो गया है। स्टेट की कमाई के साधन यहाँ पूर्वोत्तर में अन्य राज्यों की तुलना में, जो नॉर्थ साइड के राज्य देख लिए, साउथ साइड के राज्य देख लिए, उनकी तुलना में यहाँ रिसोर्सेज कम है। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ नहीं हैं जो भारी मात्रा में राज्य को टैक्स पे कर सके और वहाँ से अर्निंग हो सके। लिहाजा ये पूरी तरह से अपने विकास कार्यों के लिए केंद्र की सरकार पर निर्भर करते हैं, केंद्र के बजट पर निर्भर करते हैं। और केंद्र में है मोदी सरकार, तो पैसा तो केंद्र से आना है। तो बीजेपी की सरकार के साथ गठबंधन करना यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की भी मंशा है, इसलिए लोगों का मूड भी इसी दिशा में बनाया गया। कांग्रेस केंद्र में है नहीं तो कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तो पैसा आएगा कहाँ से, विकास होगा कैसे। राज्य के रिसोर्सेज पर ही सीमित रहना पड़ेगा जो बहुत कम है। पहली बात तो ये हमने बता दिया आपको। अब आ जाइए तीनों राज्य में चुनाव प्रचार को लेकर किसका कैसा प्रदर्शन रहा। आप नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी पर बैठते हुए भी एमसीडी चुनाव में देख सकते हैं, बीएमसी चुनाव में प्रचार करते हुए देख सकते हैं। तो भला वो फुल प्लेज्ड राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं उनमें चुनाव प्रचार करने से कैसे चूक सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को लेकर बीजेपी की क्या स्पेशल तैयारी थी और कितने दिन से ये लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, अमित शाह जी की ये वीडियो देखिए। मैंने 4 रैलियां करी हैं, 3 रोड शो करे हैं। मैं कई बार त्रिपुरा है, पार्टी अध्यक्ष के नाते भी आया हूं, कैंपेन में भी आया हूं, गृह मंत्री के नाते भी आया हूं और चुनाव के बगैर भी आया हूं। और 8 साल के कम समय के अंतराल में प्रधानमंत्री जी स्वयं 51 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 51 टाइम, और हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को कंपलसरी यहाँ आना है। सुना आपने, हर 15 दिन में केंद्र का कोई ना कोई मंत्री वहां जाएगा, यानी कि पूर्वोत्तर में जाएगा और जायजा लेगा और रिपोर्ट देगा। खुद नरेंद्र मोदी 51 बार पूर्वोत्तर में जा चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, पर कांग्रेस कहाँ थी। राहुल गांधी, जिनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक उभरती हुई इमेज बनी है नॉर्थ ईस्ट में, उनके चुनाव प्रचार की इस तस्वीर के अलावा कोई और तस्वीर आप खोज नहीं पाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बड़े नेता हैं, उन्होंने ही कुछ चुनाव प्रचार यहाँ किया है, बाकी कोई बड़ा नेता वहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसलिए राज्य के नेताओं पर ही छोड़ दो, वो ही खुद प्रचार कर लेंगे। आपका रायपुर में अधिवेशन है, आप उसमें बिजी हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे हैं। और हार के बाद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे छोटे बड़े नेता पूर्वोत्तर में पड़े थे, सारी मशीनरी भाजपा ने वहाँ लगा रखी थी, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था, इसलिए बीजेपी वहाँ अच्छा कर पाई। माफ़ कीजिए, राजनीति में मेहनत का अगर विकल्प ढूंढा जाएगा तो जनता आपका ही विकल्प ढूंढ लेगी। एक अच्छी रणनीति के बिना आप अगर चल रहे हैं तो आपके पास भले ही अच्छाई हो, उसको आप लोगों को फ्रूटफुल तरीके से दिखा नहीं पाएंगे। इस वक्त इस समय क्या करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, न कि सिर्फ एक पजल की स्थिति में रहना और उसमें उलझकर ये कहना कि चलते रहने दे, ऐसे ही हो जाएगा, जैसा देखा जाएगा जो होगा वो। पूरे नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं, पर इनको सिर्फ एक नंबर न देखकर, नंबर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इन राज्यों में सरकार बनाने के बाद एक जो माहौल तैयार होता है आगामी लोकसभा चुनाव का पथ प्रदर्शन करने वाला, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हो ये भी सकता है कि कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से कर्नाटक में लगी हो,
क्योंकि कमाई में महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक ही आता है। ये अगर कांग्रेस को मिल गया तो काफ़ी राजनीतिक फ़ायदा होगा, पर पूर्वोत्तर की महत्ता भी समझनी चाहिए। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब आते हैं क्षेत्रीय पार्टियों के साथ संबंध बनाने को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि मेघालय की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी एमपीपी, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी व दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। मुकुल संगमा ने कहा कि एनपीपी बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएगी। मेघालय में 2018 में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी, पर अब की बार सिर्फ 5 सीटें जीती हैं। पहली बार चुनाव लड़ रही टीएमसी ने 5 सीटें जीत ली। अगर कांग्रेस अपनी राजनीति में कुशलता दिखाती तो एनपीपी के साथ कांग्रेस भी बाकी क्षेत्रीय दलों को मिलाकर सरकार बना सकती है। त्रिपुरा को मैंने पहले ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कांग्रेस से निकले एक शख्स ने नई पार्टी बनाई जिसका नाम टिपरा मोथा पार्टी रखा, और वहीं कांग्रेस की हार का मुख्य कारण बना। अगर समय रहते ध्यान दिया गया होता तो आज त्रिपुरा में कुर्सी कांग्रेस की होती। अब सीधे तौर पर पूरे देश में संदेश गोडनी मीडिया ने अपने टीवी चैनल्स के जरिए ये दिया कि भाई कांग्रेस का तो पूर्वोत्तर से बिल्कुल नामो निशान ही मिट गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई फायदा कांग्रेस को इन चुनाव में नहीं हुआ, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपना ऐसे ही परचम लहराएगी। ये बात सच है कि कांग्रेस को काफ़ी मेहनत करनी चाहिए थी, उनके ऊपर सवाल जरूर उठ रहा है। पर अगर हम अकेले बीजेपी को देखें कि उन्होंने खुद अपने दम पर अकेले कैसा प्रदर्शन किया, तो एक बार फिर जान लीजिए आप कि त्रिपुरा में बीजेपी की सीट 2018 में जो 35 थी वो घटकर अब की बार 32 हुई हैं, यानी कि 3 सीटों का बीजेपी को त्रिपुरा में नुकसान हुआ है। मेघालय में 2018 में बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी, अब की बार भी उन्होंने 2 सीटें जीती हैं, यानी कि स्थिति मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की अब की बार भी जो की है। नागालैंड में 2018 में बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी, अब की बार भी 12 सीटें ही जीती हैं, यानी कि नागालैंड में स्थिति वहीं की वहीं है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी अपने कदमों पर टोटल करें तो फिसली है, 3 सीटें कम हुई हैं 2023 के इन चुनावों में। पर आपको दिखाया क्या गया टीवी चैनल्स के द्वारा, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगभग सभी टीवी चैनल्स ने इस टाइप की हेडलाइंस जिस दिन चुनावी नतीजे आए उस दिन चलाई। सबसे नीचे आप देख सकते हैं त्रिपुरा में बीजेपी के आगे एक प्लस का सिंबल लगाकर 33 सीटें दिखाई जा रही हैं, जो स्पष्ट दिखाता है कि बीजेपी त्रिपुरा में बहुमत में है। यहाँ बहुमत में हुई है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ कांग्रेस की कमी साफ थी, उसको कांग्रेस को स्वीकार भी करना चाहिए। अब आप लेफ्ट साइड पर आइए और नागालैंड के नतीजे देखिए। बीजेपी ने नागालैंड में सीटें जीती हैं 12, और दिखाने के लिए बीजेपी की आगे एक प्लस का सिंबल लगाकर संख्या दिखाई गई है 36, यानी कि बड़ी चतुराई से बीजेपी और एनडीपीपी दोनों की सीटों को जोड़कर टीवी पर एक पर्सपेक्टिव बनाएगा कि देखिए नागालैंड में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत बनाने जा रही है, पर कांग्रेस यहाँ 0 पर सिमटी हुई है। पर नागालैंड की रिपोर्ट जब हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखी तो आंकड़े कुछ ऐसे दिखे। इसमें साफ देखा जा सकता है कि सबसे ऊपर बीजेपी की 12 सीटें जीती हुई दिखाई गई है, और थोड़ी नीचे चलोगे तो एनडीपीपी की 25 सीटें दिखाई गई है, यानी कि दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। चुनाव आयोग ने जब दोनों की सीटें अलग अलग दिखाई हैं तो एक प्लस का निशान लगाकर क्या दिखाने की कोशिश टीवी चैनल्स के द्वारा की जा रही है। ये वो तरीका है जिससे न होता हुआ भी होता हुआ दिखाया जाता है। एनडीपीपी अगर बीजेपी को छोड़ बाकी पार्टियों के साथ गठबंधन कर ले तो आराम से बहुमत के पार पहुंच जाएगी, पर गठबंधन होता हुआ तो दिखाना है बीजेपी और एनडीपीपी का प्लस का सिंबल लगाकर, क्योंकि एक संदेश देना है, अपनी तरह से एक नैरेटिव जनता का बनाना है कि देखिए 2024 में भी ऐसे ही होने जा रहा है। अब आते हैं मेघालय की तरफ। यहाँ भी गोदी मीडिया ने जोर जोर से ढोल पीटा कि बीजेपी दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बना ही लेगी। अब ध्यान कीजिए, 2 सीटें बीजेपी सरकार ने वहाँ जीती है, 2 सीटों वाले बीजेपी सरकार बना ही लेगी, तो 5 सीटों वाले कांग्रेस भी गठबंधन सरकार बना ही लेगी। अब ये बना ही लेगी वाली बात किस पर ज़्यादा लागू होती है ये आप खुद सोच लीजिए। हालांकि इस बना ही लेगी वाली बात पर आज पानी फिर गया जब एचएसपीडीपी पार्टी ने एक चिट्ठी जारी करके कहा कि हम बीजेपी एनपीपी के गठबंधन को समर्थन नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर टीएमसी भी दावा कर रही है कि हम मेघालय में गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं।
पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी बिल्कुल 2-4 दिन में। पर हमारे देश की मुख्य धारा के मीडिया ने ऐलान कर दिया है कि पूर्वोत्तर में तो कांग्रेस बुरी तरह पिट गई है, जनता ने कांग्रेस को जड़ से मिटा दिया है, सिर्फ बीजेपी ही है और बीजेपी के बिना कुछ है ही नहीं, मोदी जी के बिना कुछ है ही नहीं। और अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी एक तरफा बीजेपी ही जीतने वाली है। पर आंकड़े और खबरें कांग्रेस को मिटने का सबूत नहीं दे रहे। अब आपको किस पर विश्वास करना है और क्या पर्सपेक्टिव आने वाले चुनाव के लिए बनाना है, बाकी लोगों को इस बारे में क्या बताना है, वो आप मैंने जो आंकड़े बताए उनसे डिसाइड कर सकते हैं। सोचना आपको है, देखना आपको है, निर्धारण आपको करना है। जाते जाते एक छोटी सी अपडेट और दे देता हूँ। थोड़ी देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। गाय हिंदू धर्म का पवित्र पशु है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो पूरे देश में लागू हो। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। क्या बीजेपी पार्टी अपने मेघालय के मुखिया को बदलेगी जो सरेआम कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं और मेरे बीफ खाने से पार्टी को कोई भी दिक्कत नहीं है? बीजेपी वाले क्या पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं को कोई निर्देश देंगे, या फिर वोटों के लिए जहां पूजना होगा वहां पूजेंगे और जहां खाना होगा वहां खाएंगे? गाय तो छोड़िए, चुनाव से पहले जिस पार्टी को भ्रष्ट कह करे ये लोग वोट मांगते हैं, चुनाव के बाद उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। यहाँ सब चलता है बॉस। सोचना समझना देश की जनता को है। कोई चीज़ें प्रथम दृष्टा देखने से जो दिखाई देती हैं वैसी ही हो, आज की दुनिया में ये सच नहीं है। नमस्कार।